हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ सरस और आप सबका स्वागत करती हूँ केस क्लोज विद एसके में। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। मतलब इन फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब आपका माइंड ओपन करके रखें, क्योंकि आज हम चीज़ों को सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्लड, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में उसके कंपोनेंट्स देख लिए थे। ब्लड क्या होता है, किस चीज़ों से फॉर्म होता है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है। जैसे कि ब्लड में 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। 55% प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है। प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन्स होता है, सॉल्ट और मिनरल्स होता है। आज हम बात और हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी देखे थे। उसमें क्या होता है, पहला फॉर्म्ड एलिमेंट देखा था हमने आरबीसी। आरबीसी को अनदर नेम इज रिथ्रोसाइट्स। तो इसका रोल, आरबीसी के फंक्शंस देखे थे कि वो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन सप्लाई करता है, उसके साथ ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, सेल्स को ऑक्सीजन देने का काम करता है। उसका शेप देखा था। आरबीसी कितनी फ्लेक्सिबल होती है वो देखा था। आरबीसी अन्यूक्लिएटेड अन्यूक्लियर होती है। उनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी अप टू फोर, मतलब चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है सेल तक पहुंचाने के लिए। उसमें दो अल्फा चेन्स होती है, दो बीटा चेन्स होती है, फोर ग्रुप्स ऑफ हीम होती हैं और Fe2+ का Fe2+ आयन होता है। ठीक है। फिर हमने 120 डेज लाइफ स्पैन ऑफ एन एरिथ्रोसाइट्स, लाइफ स्पैन, आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है वो देखा था। उनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में उनका प्रोडक्शन होता है। 120 डेज तक वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती है। फिर उनका ब्रेक डाउन होता है। आफ्टर 120 डेज उनका ब्रेक डाउन होता है। फिर उनका रिसाइकलिंग होता है, हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन इन लिवर। इन सब, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने सिर्फ फर्स्ट वाला फॉर्म्ड एलिमेंट देखा था। कौन सा वाला, आरबीसी। अभी हमारा बाकी कौन सा है, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ल्यूकोसाइट मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी को एक इम्यून प्रोवाइड करना, इम्यून सिस्टम है। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में एक लाइव, हमारी बॉडी में एक लाइव इम्यून सिस्टम है। हमें बाहर की इम्यूनिटी की जरूरत नहीं होती, हमारी बॉडी खुद इम्यून बिल्ड करती है अंदर से। वो काम कौन करता है, इम्यूनिटी। हम बोलते हैं ना कि अरे भाई तुझे तो बुखार आ गया, जा मेडिसिन ले ले। ये हम बाहर से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे डब्ल्यूबीसी को। बट हमारे हमारे बॉडी को बाहर से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। बट हमारी डब्ल्यूबीसी कैसे है ना, कि बुखार आने के बाद वो खुद एंटीबॉडीज रिलीज करती है। मतलब खुद काम करती है कि भाई तू बुखार, मेरी बॉडी गर्म लग रही है, मेरी डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो गई और बॉडी को रिकवर करने का काम करती है। अभी डब्ल्यूबीसी में होते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है, इसलिए आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था। तो न्यूक्लियस नहीं था तो उसमें डीएनए नहीं मिलेगा। बट डब्ल्यूबीसी में क्या है कि उसमें न्यूक्लियस है, तो इसमें कौन सा डीएनए मिलेगा हमें, न्यूक्लियर डीएनए। उससे हम पता लगा सकते हैं, मतलब उससे हम डीएनए एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं कि कौन था। ठीक है। इतने यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ओके फाइन। फिर आगे हम चलते हैं डब्ल्यूबीसी के क्लासिफिकेशंस पे। क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरा होता है अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट का मतलब क्या होता है, ये सेल देख रहे हो आप, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये जो सेल्स में छोटे 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 ग्रैन्यूल्स देख पा रहे हो, ये सब, इन सबको ग्रैन्युलोसाइट्स बोला। इन ग्रैन्यूल्स की वजह से, मतलब इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स मौजूद है, ग्रैन्यूल्स है, इसलिए उनको हम ग्रैन्युलोसाइट्स बोलेंगे। और दूसरा टाइप होता है अग्रैन्युलोसाइट्स। मतलब ये वाली देखो, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स दोनों दिख रही है। इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, ये पूरी प्लेन दिख रही है और इनमें से डॉट 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 दिख रहे हैं। ठीक है। ये जो प्लेन है ना, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है ही नहीं। ठीक है। ग्रैन्यूल्स है ही नहीं, तो इनको हम बोलेंगे अग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन सी सेल्स आती है, फर्स्ट आती है न्यूट्रोफिल्स।
उसको हम मल्टीलोब्ड सेल्स बोलते हैं। इओसिनोफिल विच इज बाइलोब्ड, बेसोफिल्स सिंगल लोब्ड, और इसमें एक ही लोब होता है, ये मल्टीलोब्ड, और ये डबल लोब, डबल लोब, इसमें दो लोब होते हैं, देखो ये दो, इसमें कितने सारे, एक दो तीन चार, मतलब मल्टी लोब हो गए न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, फैगोसाइटोसिस, मतलब ये कचरा साफ करने का काम करती है। फिर आ गई इओसिनोफिल्स विच इज एक्टिवेट व्हेन हमारी बॉडी में एक पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, एलर्जीज हो गई। बेसोफिल्स सेम वर्क, एलर्जीज होने के बाद कोई बॉडी का इन्फ्लामेशन हो गया तो हिस्टामाइन एक्टिवेट हो जाता है। फिर आते हैं अग्रेनुलोसाइट्स, इनमें कौन सी सेल्स है, टी, लिम्फोसाइट्स में दो सेल्स और होती है, बी सेल्स और टी सेल्स, ये हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। फिर आती है मोनोसाइट्स, डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस, ये भी फैगोसाइटोसिस का ही काम करती है, बट ये एक बड़ी वाली सेल है। ये न्यूट्रोफिल्स देखो आप, छोटी सेल है, फैगोसाइटोसिस छोटे छोटा छोटा काम करेगी, बट ये जो मोनोसाइट्स है ना, ये बड़े लेवल पे काम करती है। भाई बहुत सारा बॉडी में क्या बोलते हैं, कचरा हो गया है, इसका ब्लड में कचरा हो गया, तो ये मोनोसाइट्स इसको साफ करने का काम करेगी। ये मैक्रोफेजेस, मतलब बड़ी सेल है इसलिए उसको मैक्रोफेजेस बोल रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स इट इज अ छोटी सेल, तो उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। फिर आते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स मीन्स उसका अनदर नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। उसका रोल क्या है, ये ट्रू सेल्स नहीं है, मतलब प्लेटलेट्स जो है वो ट्रू सेल्स नहीं है, वो एक मेगा कैरियोसाइट्स, कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स है, मतलब जो हमारे बोन, हमारा बोन मैरो होता है वहां पे मेगा कैरियोसाइट्स होता है। मेगा कैरियोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है कि प्लेटलेट्स सिक्रेट करना, बनाना, ठीक है, जाइंट सेल है ये, प्लेटलेट बनाना। तो ये जो सेल्स है प्लेटलेट्स, वो ट्रू सेल्स नहीं है, वो फ्रैगमेंट्स किससे बनती है, मेगा कैरियोसाइट से। इसेंशियल फॉर अ हीमोस्टैसिस, हीमोस्टैसिस मतलब खून जमना, मतलब ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम कौन करता है, प्लेटलेट करती है। अभी उसका मैकेनिज्म कैसा होता है, देखो कहीं पे लगा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, हमारा टिश्यू है, टिश्यू लेवल रप्चर हो चुका है, यहाँ से ब्लड बाहर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गई हमारी प्लेटलेट, ये आ गई, देखो ये आ गई अडेजन, फर्स्ट स्टेप। फिर एक्टिवेशन, वो एक्टिवेट हो गई, फिर वो एग्रीगेशन करेगी, मतलब बहुत अमाउंट में एक जगह पे पैक हो जाएगी, एग्रीगेट करेंगी, इसे जमा हो जाएगी। और इनको स्टेबलाइज कौन करता है, फाइब्रिन, मतलब उनको रोक के रखता है, भाई तुम रुको वहीं पे, कहीं मत जाना, ऐसा, ये काम कौन करता है, फाइब्रिन। फिर ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है और वुंड को हील करता है। हम देखो अभी कहीं भी लगे, अगर हम गिर गए समझो, या फिर किसी चीज से हम ऐसे, हमारा हाथ घिस गया, तो हमारे बॉडी में से ब्लड आना स्टार्ट होता है, तो ब्लड कंटिन्यूसली ब्लीड होता है क्या, नहीं ना। तो सम टाइम, मतलब थोड़ी ही देर में वहां पे हमारी प्लेटलेट्स आके वो जगह को हील करने की कोशिश करते हैं। अगर प्लेटलेट नहीं होती तो क्या होता, सोचो हमारे बॉडी में से ब्लड ऐसे ही चलता रहता क्या, नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो प्लेटलेट है उनका मैकेनिज्म कैसे होता है, पहले वो आती है, अडेशन करती है, फिर एक्टिवेशन होता है उनका, फिर वो एग्रीगेट करती है टू फॉर्म प्लेटलेट प्लग, एक प्लग फॉर्म करती है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये प्लग फॉर्म करती है। फिर इनको ना होल्ड करने का काम कौन करता है, मतलब स्टेबलाइज करता है, फाइब्रिन, फाइब्रिन जो है ये इन सबको, प्लेटलेट्स को स्टेबलाइज करता है, और फिर ग्रोथ फैक्टर रिलीज करके वो वुंड को हील करता है प्लेटलेट। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको, ये हो गया हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स, सारे के सारे हमने ब्लड के कंपोनेंट्स देखे अभी। फर्स्ट प्लाज्मा, फिर उसमें देखा हमने वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब। फिर देखा हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में फर्स्ट देखा हमने आरबीसी, आरबीसी देखा, उसके बाद हमने उसका लाइफ साइकिल देखा, फिर हमने देखा डब्ल्यूबीसी, फिर हमने देखे प्लेटलेट्स। अब हम आएंगे क्राइम सीन पे। मेन हमारा एम जो है, हम ब्लड क्यों पढ़ रहे थे इतने टाइम से, ऐसे तो ब्लड हमें कोई साइड, मतलब पैथोलॉजी लैब में जाके ब्लड के टेस्ट नहीं करवाने, हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे कि हमें पता होना चाहिए कि ब्लड में क्या क्या होता है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, क्राइम सीन पे। हाँ, क्राइम सीन पे हमें अगर ब्लड मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट
प्रॉपर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड एविडेंस इज नॉट निगोशिएबल। हम इसके साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ब्लड के साथ अगर क्राइम सीन पे ब्लड मिल रहा है तो हम उसको अच्छे से कलेक्ट करेंगे, अच्छे से प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि इसी से हमें पता लगेगा भाई कौन आके मर्डर करके गया है यहाँ से, है कि नहीं। हाँ, तो इसलिए हमें ब्लड का अच्छे से प्रॉपर कलेक्शन और प्रिजर्वेशन करना होगा। कंटेमिनेशन और द डिग्रेडेशन कैन रेंडर अ सैंपल यूजलेस। हमने एवी ब्लड उठा लिया, किसी भी पैकेज में डाल दिया, जैसे पॉलीथीन आती है ना प्लास्टिक वाली, उसमें उठा के डाल दिया ब्लड कलेक्ट करके, ऐसा नहीं चलेगा, इससे हमारा ब्लड कंटेमिनेट हो जाएगा। तो प्रॉपर ब्लड कलेक्शन हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ब्लड कंटेमिनेट हो गया, उसका वो सैंपल डिग्रेड हो गया, हमारा ब्लड कलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर वेट स्टेन्स। पहले तो हम ब्लड को कलेक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। फिर अगर क्राइम सीन पे ब्लड हमें वेट मिले, मतलब ब्लड पूल मिलता है, ब्लड ड्रॉपलेट मिलता है, या कोई भी क्या बोलते हैं चीज़ है उसके ऊपर ब्लड लगा है, फ्रेश है, गीला है, उसको हम कैसे कलेक्ट करेंगे? कलेक्ट विद द स्टेराइल पॉस्चर पिपेट। पिपेट यूज करेंगे, पेस्चुअर पिपेट, और एब्जॉर्ब इनटू द स्टेराइल कॉटन गॉज, मतलब अपने एयरबड जैसा कॉटन गॉज लेते हैं, स्टेराइल लेना है, ठीक है। उसमें हम उसको एब्सॉर्ब करेंगे, फिर कलेक्ट करेंगे। ट्रांसफर पिपेटेड ब्लड इनटू द एप्रोप्रिएट वायल। पिपेट पता है क्या होती है? ऊपर से प्रेस करो, नीचे से वो छोटा सा ये होता है, नीडल लाइक शेप होता है, उसमें वो ब्लड थोड़ा सा अंदर चला जाता है। प्रेस करने के बाद जब हम वायल लेंगे कोई, तभी उसमें वो ऊपर से बटन से छोड़ेंगे तो ब्लड वो वायल में चला जाएगा। एयर ड्राई कॉटन वॉश। हमने स्टेरल कॉटन से ब्लड तो उठा लिया, वो गीला ही पैक नहीं करेंगे हम किसी पेपर एनवलप या फिर प्लास्टिक में, उसको हम एयर ड्राई करेंगे बिफोर पैकेजिंग। और पैकिंग कर एयर ड्राई होने के बाद भी हम उसको ऐसे प्लास्टिक या फिर कोई और दूसरी चीज़ों में पैक करके नहीं लेके जा सकते, उसको प्रॉपर पेपर एनवलप में ही पैक करना पड़ेगा। एनवलप में पैक करके उसको हम सील लगाएंगे, नाम डालेंगे, टाइम डालेंगे और टाइप ऑफ एविडेंस डालेंगे, ठीक है। फिर आते हैं प्रोसीजर फॉर ड्राई स्टेन्स। गीले स्टेन्स को पता है कैसे कलेक्ट करते हैं? गीले स्टेन हो गई, फिर गीले स्टेन में कलेक्ट करते हैं पिपेट से या फिर कॉटन गॉज में उसको एब्जॉर्ब करते हैं, स्टेराइल होना चाहिए। ट्रांसफर पिपेटेड ब्लड इनटू द एप्रोप्रिएट वायल। पिपेट में जो ब्लड कलेक्ट किया है उसको एप्रोप्रिएट वायल में ट्रांसफर करेंगे। दूसरा, एयर ड्राई द कॉटन गॉज। जो कॉटन गॉज में ब्लड कलेक्ट किया था उसको एयर ड्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको पेपर एनवेलप में पैक करेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रोसीजर फॉर ड्राई स्टेन्स। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, कलेक्ट एंटायर स्टेन ऑब्जेक्ट। ड्राई है, पूरा ऑब्जेक्ट हम उठा सकते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज इनमूवेबल है और नॉन पोरस है। पोरस और नॉन पोरस पता है ना? नॉन पोरस मतलब हमारे घर की टाइल्स हो गई या फिर कोई मेटालिक सरफेस हो गया, ये सब नॉन पोरस है। यूज स्क्रैप द स्टेन ऑन टू पेपर यूजिंग अ स्टेराइल स्कैल्पेल। स्कैल्पेल यूज करना है, स्कैल्पेल ब्लेड होती है, ठीक है। उसको यूज करके वो जो ड्राई स्टेन है उसको स्क्रैप करेंगे। स्क्रैप करने के बाद पेपर पे कलेक्ट करेंगे। इफ ऑब्जेक्ट इमूवेबल बट पोरस है, मूव नहीं कर सकता बट उसमें ब्लड जाके बैठ रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, यूज द डबल स्वैबिंग टेक्निक। सिंपल है। स्वैबिंग यहाँ पे ऊपर देखा था हमने, कॉटन गॉज यूज करना है, यहीं पे भी सेम है। स्वैब विद द कॉटन गॉज, स्वैब मॉइस्ट विद द नॉर्मल सलाइन वाटर। जो कॉटन होगा, कॉटन जो स्वैब हम यूज करेंगे, कॉटन जो नॉर्मल सलाइन वाटर से स्टेराइल होना चाहिए, गीला होना चाहिए। और फिर इमीडिएटली विद द ड्राई स्टेराइल कॉटन स्वैब, पहले हम वेट स्वैब से कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ड्राई से कलेक्ट करेंगे, ऐसे डबल स्वैबिंग टेक्निक यूज करते हैं। मेन स्टेप क्या होता है इसमें? ऑलवेज एयर ड्राई स्वैब और कटिंग बिफोर पैकेजिंग इन अ पेपर एनवलप्स। बहुत बहुत मेजर और बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रोसीजर, ये स्टेप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि ऑलवेज एयर ड्राई करो, जो भी ब्लड का सैंपल तुम कलेक्ट कर रहे हो,
आइदर वो स्वैपिंग है, कटिंग किया हुआ कोई पीस ऑफ क्लोथ, पीस ऑफ कर्टन, जो भी है, उसको पहले एयर ड्राई करो। एयर ड्राई करने के बाद ही तुम उसको एनवलप में पैक करना, ठीक है। और कलेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैंपल्स, कंट्रोल सैंपल्स, मतलब कंट्रोल सैंपल भी आपको कलेक्ट करने हैं वही उसी ब्लड से। अभी यहाँ पे एक नोट लिखी है मैंने, एनालिस्ट नोटबुक। क्या होना चाहिए, मतलब हमें ब्लड मिला है, खाली हम उसको एक वायल में कलेक्ट करके नहीं छोड़ सकते, उसको फर्दर एनालिसिस के लिए भी यूज करना है। तो उसके हिसाब से हमें कौन कौन से एनालिसिस के लिए कैसे कैसे ब्लड को प्रिजर्व करना होता है वो देखेंगे। पहले अगर हमें डीएनए एनालिसिस करना है, नॉर्मल ब्लड जो है वो सर्टन टाइम के बाद ड्राई हो जाता है, उसका जो मटेरियल है डब्ल्यूबीसी आरबीसी वो डेड होना चालू हो जाता है, जो सेल्स है वो डेड होने चालू हो जाते हैं। तो इस केस में, मतलब इस हालत में हम क्या करेंगे, ब्लड को तो हमें स्टोर तो करना है क्योंकि हमें आगे जाके उसका एनालिसिस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे एडीटी। क्या यूज करेंगे, एडीटी है। एडीटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये एक एंटी चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है और डीएनए की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, मतलब डीएनए को काम ही नहीं करना देता डीएनए डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो हम इन केस हमें डीएनए एनालिसिस करना है तो हम ब्लड को एक ईडीटीए कंटेनिंग वायल में कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है फॉर अल्कोहल डिटर्मिनेशन। अल्कोहल के लिए हम ऐसी वायल यूज करेंगे जिसमें सोडियम फ्लोराइड हो। अल्कोहल है भाई, आगे जाके अल्कोहल, अल्कोहल का पता है ना आपको, एवेपरेट हो जाता है। तो अगर हमें ब्लड से एनालिसिस करना है तो हम उसको सोडियम फ्लोराइड में, मतलब ऐसी वायल में कलेक्ट करेंगे जिसमें सोडियम क्लोराइड हो। एंड इट इनहिबिट एनलेस प्रिवेंटिंग ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब इसमें जो ग्लूकोज से आगे जाके जो प्रोसेस होती है ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस, वो वाली प्रोसेस को इनहिबिट करता है। कौन, सोडियम फ्लोराइड। गोल्डन रूल, नेवर पैक्ड मॉइस्ट एविडेंस इन अ प्लास्टिक। अभी मैंने बताया, हमने क्रूशियल स्टेप में देखा था कि कोई भी सैंपल एयर ड्राई करे बगैर पैक नहीं करना है। इन्होंने यहाँ मतलब हमें यहाँ पे ऐसे भी करना है, नेवर पैक्ड मॉइस्ट एविडेंसेस, मतलब जो गीले हैं थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर है उनको प्लास्टिक में कंटेन, मतलब कलेक्ट करना ही नहीं है। और इट प्रमोट माइक्रोबियल ग्रोथ। क्यों नहीं करना, उसका रीजन है कि माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ती है, एविडेंस डिग्रेडेशन होता है। सो हमें तो एविडेंस फर्दर एनालिसिस के लिए चाहिए होगा ना, तो हम इसको ऐसे ही नहीं यूज कर सकते, प्लास्टिक में कलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑलवेज यूज पेपर एनवेलप्स। नेक्स्ट आते हैं, इज इट ब्लड। जो भी मिला है क्राइम सीन पे, क्या वो सच में ब्लड है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि कलेक्शन की मेथड्स देखी है। हमें अभी तक पता नहीं है जो रेड रेड है वो कंफर्म ब्लड ही है, बट हमने बस कलेक्शन की मेथड देखी है कि भाई वेट ऐसा हो तो ऐसे कर सकते हैं, ड्राई है तो डबल स्वैबिंग, कटिंग, ये सारी मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। कौन कौन से उसमें एजेंट्स डालने हैं वो भी हमने देख लिया, बट ये सब कहा कि हमने क्राइम सीन पे। अब आते हैं जो हमने कलेक्ट किया है वो सच में ब्लड है, इसको हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव टेस्ट। मतलब जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसको एनालिसिस करने के लिए जो टेस्ट किए जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव टेस्ट। अब इसका पर्पस क्या होता है, ये करती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट, इंडिकेट दैट द पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ ब्लड। मैंने पहले ही बोला था ये किस लिए है, जो मिला है वो ब्लड ही है या नहीं ये देखने के लिए। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये क्विक होती है, हाईली सेंसिटिव होती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। मतलब ये हम टेस्ट करेंगे फास्ट भी हो जाएगी, सेंसिटिव मतलब इजी आंसर आ जाएगा, फास्ट मतलब सडन आंसर आ जाएगा, या फिर थोड़ा सा भी उसमें कंटामिनेट हो गया तो आंसर खत्म, भाई आंसर अच्छे से नहीं आएगा, गलत आ जाएगा। फिर ये डिटेक्ट डाइल्यूशन अप टू 10⁻⁻⁶ तक ये डिटेक्ट कर सकती है। मतलब ब्लड में डाइल्यूशन होता है ना, डाइल्यूट होता है 10 कहाँ तक होता है, 10⁻⁻⁶ तक वो डाइल्यूट हो सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव
इफेक्टिव है, कॉस्ट को मतलब अफोर्डेबल है, आइडियल फॉर स्क्रीनिंग लार्ज एरिया और मल्टीपल स्टेन। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब प्रिजम्पटिव टेस्ट के लिए आइडियल है, और मल्टीपल स्टेन्स पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारी प्रिजम्पटिव टेस्ट का पर्पस। फिर आते हैं ब्लड के ऊपर। द यूनिफाइंग प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल ब्लड प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं पेरोक्सीडेज लाइक एक्टिविटी। ब्लड कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है? पेरोक्सीडेज लाइक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, वो किसकी तरह एक्टिवेट करता है? वर्ड में ही दिया है पेरोक्सीडेज लाइक एक्टिविटी, बट किसकी एक्टिविटी पेरोक्सीडेज की तरह होती है? ब्लड में जो हीम होता है उसकी। ओके, इसको डिस्कवर्ड किया था स्कॉनबेन इन 1857 में। द हीम मोइटी मतलब ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो हीम पिगमेंट है वो हीम मोइटी ऑफ हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ कैटलिस्ट सिमिलर टू द एंजाइम पेरोक्सीडेज। ऐसा कैटलिस्ट बन के वो काम करता है, जो सेम फंक्शन कौन करता है? पेरोक्सीडेज की तरह काम करता है। इट ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो H2O को वाटर मॉलिक्यूल और नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक करता है। और जो नेसेंट ऑक्सीजन है, हीम जो है वो H2O2 मतलब पेरोक्सीडेज को वाटर में और एक नेसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन सॉरी नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करेगा। नेसेंट मतलब खुला, खुला ऑक्सीजन, नेसेंट एक ही अकेला। द नेसेंट ऑक्सीजन देन ऑक्सीडाइजेस अ कलरलेस केमिकल सबस्ट्रेट। जो भी केमिकल सबस्ट्रेट हम एनालाइज करना चाहते हैं उसको ऑक्सीडाइज करेगा। फिर वो सबस्ट्रेट किसको रिड्यूस करेगा? एक क्रोमोजेन होता है, सबस्ट्रेट में क्रोमोजेन होता है, उसको वो क्रोमोजेन को रिड्यूस्ड करेगा और वो देगा एक कलर। वो अपना कलर बदलेगा, रंग बदलेगा, वो ऑक्सीजन आने के बाद अपने अंदर के रंग दिखाएगा। ठीक है। पेरोक्सीडेज लाइक एक्टिविटी इज द लॉक एंड की मैकेनिज्म। पहले क्या होगा? हीम कैटलिस्ट अप्रोचेस सबस्ट्रेट, जो भी सबस्ट्रेट है उसके साथ उसको हीम जो है वो अप्रोच करेगा। ये जो हीम है वो अप्रोच करेगा सबस्ट्रेट को। फिर वो अनलॉक H2O2 को ब्रेक करेगा एक वाटर मॉलिक्यूल में और एक नेसेंट ऑक्सीजन में। नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो गया, फिर आ गया कलरलेस सबस्ट्रेट। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो कलरलेस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट होके जो क्रोमोजेन है इसमें सबस्ट्रेट में उसको रिड्यूस करेगा और फिर कलर देगा। ठीक है, फिर फॉर्म होगा कलर्ड प्रोडक्ट। ये हो गई प्रिजम्पटिव टेस्ट के मैकेनिज्म, मतलब प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है प्रिजम्पटिव टेस्ट? द की लॉक एंड की मैकेनिज्म यूज करता है। फिर कुछ टेस्ट देखते हैं। कॉमन कलरोमेट्रिक टेस्ट, उसकी प्रोसीजर क्या होगी पहले तो वो देखते हैं। कलरोमेट्रिक टेस्ट तो पता है कि हमने भी देखा कि जो सैंपल होगा कलरलेस सैंपल वो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा फिर कलर बदलेगा। ये हो गई कलर प्रिजम्पटिव टेस्ट। तो उसके टाइप से कलरोमेट्रिक टेस्ट, इतनी सारी कलरोमेट्रिक टेस्ट है, इतनी 1 2 3 4 5 6 7 8 कलरोमेट्रिक टेस्ट है। फिर वो करनी कैसी है? पहले तो हम सैंपल लेंगे, उसको फिल्टर पेपर पे ट्रांसफर करेंगे या फिर पेपर स्वैप, जो भी स्वैब है, कॉटन स्वैप जो भी है, उसमें ड्रॉप ऑफ रिड्यूस्ड क्रोमोजन डालेंगे। क्रोमोजन डालेंगे, वो हमारा रिएजेंट है क्रोमोजन। और फिर उसके बाद H2O2 डालेंगे और इमीडिएट कलर चेंज इंडिकेट द पॉजिटिव रिएक्शन। ये सब करने के बाद सडन कलर चेंज करता है वो अपना, भाई जज्बात बदल देता है पूरे के पूरे, पूरे मतलब पूरे जज्बात बदल दिए, हालात बदल देता है इमीडिएटली। तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, तो पहले आते हैं, देखेंगे कौन से साल में कौन सी टेस्ट, उसमें रिएजेंट कौन सा यूज हुआ था और उसका पॉजिटिव रिजल्ट का कलर कौन सा था। इन 1862 और 1866 में वैन डीन्स एंड डेज ने ग्वाइकम रिएजेंट यूज करके जो टेस्ट की थी उसमें कलर आया था रेड।
तो ये जब रेड कलर ऑब्टेन हुआ था तब ये टेस्ट को उन्होंने पॉजिटिव बोला था। फिर 1882 में क्लंक्स क्लंक्स ने एलोइन रिएजेंट यूज करके टेस्ट किया था, उसमें कलर आया था वॉयलेट पर्पल। ठीक है, फिर 1903 ने कास्टरमेयर विच इज वेरी फेमस प्रिजम्पटिव टेस्ट। 1903 एमसीक्यू बनता है इसके ऊपर नेट में कि फर्स्ट प्रिजम्पटिव टेस्ट ऑफ, फर्स्ट नहीं बोल सकते, मोस्ट यूजेबल प्रिजम्पटिव टेस्ट ऑफ ब्लड उसमें कौन सी होती है। पहली तो उसमें सिंपल सा नाम लिख देना, कास्टरमेयर। उसमें फिनोप्थैलीन इंडिकेटर यूज होता है, वो अपना कलर देता है पिंक। ठीक है, 1904 एडलर्स, उसने ल्यूकोमेलाचिट ग्रीन यूज करके टेस्ट परफॉर्म किया था, उसमें उसका रिजल्ट आया था ग्रीन। फिर 1904 फिर से एडलर्स ने ही बेंजाइडिन यूज करके, कास्टलमेयर के बाद ल्यूकोमेलाचिट, बेंजाइडिन, ठीक है, बेंजाइडिन यूज किया था, फिर उसमें कलर आया था ब्रिलियंट ब्लू। फिर 1904 एडलर्स ने फिर से ल्यूको क्रिस्टल वॉयलेट यूज किया था, उसमें कलर आया था वॉयलेट। 1912 में रटन एंड हार्डेस्टीन यूज किया था ऑर्थोटोलिडिन, उसमें कलर आया था ब्लू डिप या फिर डीप ब्लू। 1974 हॉलैंड एटल ने यूज किया था टेट्रामिथिल बेंजाइडिन, उससे कलर क्या आया था ब्लूइश ग्रीन। आपको देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम मोस्टली यूज करते हैं कास्टलमेयर, बेंजाइडिन, ये दो ज्यादा यूज करते हैं। बट याद रखने के लिए फिनोफ्थैलिन वाली मतलब कास्टलमेयर याद रखनी है, ल्यूकोमेलाचिट ग्रीन, बेंजाइडिन, ल्यूको क्रिस्टल वायलेट एंड ऑर्थोटोलिडिन और टेट्रामिथाइल बेंजाइडिन। टीएमबी टेस्ट ये सब पिंक से लेकर ग्रीन ब्लूइश ग्रीन तक सारी याद रखनी है। ये हो गई हमारी कलरोमेट्रिक टेस्ट। फिर आते हैं इल्यूमिनेटिंग द अनसीन, लाइट बेस्ड टेस्ट। मतलब इसको जब इस पे लाइट पड़ेगी, इसका मैकेनिज्म सेम रहेगा, इसका प्रिंसिपल सेम है, लॉक एंड की मैकेनिज्म। इसमें भी हीम कैटालाइज्ड यूज होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, बस इसमें कलर चेंजेस, मतलब इसमें कलर चेंज नहीं होगा, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट है केमिल्यूमिनेसेंस विच इज द ल्यूमिनॉल टेस्ट। ठीक है, ब्लड प्लस ल्यूमिनॉल प्लस H2O2 तीनों को यूज करके लाइट इमिशन होगा। इसमें हमें क्या क्या ऑब्जर्व करने मिलेगा, विजिबल ग्लो दैट मस्ट बी ऑब्जर्व इन अ कंप्लीट डार्कनेस। ग्लो कब ज्यादा प्रॉपर दिखेगा पता है, पूरा रूम डार्क होगा, मतलब पूरा अंधेरा होगा, तब विजिबल यहाँ पे दिख जाएगा। फिर एप्लीकेशन क्या है, एक्सीलेंट फॉर द सर्चिंग लार्ज एरिया और डिटेक्टिंग द क्लीन्ड अप टू ब्लड स्टेन्स। बहुत बड़े रूम में, मतलब 2 BHK फ्लैट है, बंगलो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड था बट उनको क्लीन किया गया। तो इन सब हालातों में ये केमिल्यूमिनेसेंट यूज होता है। उसके लिमिटेशंस क्या है, द ग्लो इज ट्रांजिस्ट एंड मस्ट बी फोटो डॉक्यूमेंटेड इमीडिएटली। ट्रांजिस्ट मतलब फटक से जला जाता है, लाइट इमिशन ज़्यादा टाइम तक वो नहीं रहेगा क्योंकि उसमें ल्यूमिनॉल H2O2 यूज कर रहे हैं, तो इमीडिएटली उसको फोटोग्राफ करना है। ठीक है, वरना वो फिर चला जाएगा। ट्रांजिस्ट पता है ना, जल्दी उड़ जाता है ओडोर की तरह। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्लोरेसेंस की तरफ, द फ्लोरेसेंट टेस्ट। इसका मैकेनिज्म क्या है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट दैट इज फ्लोरेसेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू एन अल्टरनेट लाइट सोर्स। प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करेगा इन सोर्स ऑफ अल्टरनेट लाइट सोर्स। उसका प्रोसीजर क्या होगा, फ्लोरोसिन को स्प्रे करेंगे स्टेन के ऊपर, फिर उसको लाइट एक्सपोजर देंगे। कितनी रेंज का, वेवलेंथ क्या होगी उसकी, 425 to 485 नैनोमीटर उसका वेवलेंथ रखेंगे, रेंज होंगे अल्टरनेटिव लाइट सोर्स का, और उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे पॉजिटिव रिएक्शन इमिट्स एन इंटेंस येलोविश ग्रीन फ्लोरोसेंट लाइट। देखो यहाँ पे ल्यूमिनेसेंट में, केमी ल्यूमिनेसेंट में हमें बस बताया गया था कि भाई लाइट इमिट होगी, लाइट एमिशन होगा।
यहाँ पे उसने कलर बताया कि कौन से कलर में उनका लाइट एमिट होगा, फ्लोरोसेंट करेगा। तो येलोविश ग्रीन, इंटेंस येलोविश ग्रीन कलर में हमें लाइट दिखाई देगी। इसको भी हमें डार्क रूम के अंदर ही ऑब्जर्व करना है। उसके एडवांटेजेस क्या है? द फ्लोरेसेंस लास्ट सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन द केमिल्यूमिनेसेंट ऑफ ल्यूमिनॉल। फ्लोरेसेंट ज़्यादा देर तक रहती है। ल्यूमिनॉल की लिमिटेशंस क्या थी कि वो इमिडिएटली चला जाता था, उस वो ट्रांजिस्ट था, ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाता।